नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके एक बहुत ही आसान सा टॉपिक पीरियोडिक टेबल, आसान तो नहीं है मगर इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, अभी पिछली क्लास ली थी मैंने। पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर उसका आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धात्विकता का लक्षण, उसकी क्या चीज़ होती है, ये सारी मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, आज जो क्लास में लेने वाला हूँ, आज आपकी जो मुझे पहले क्लास देनी चाहिए थी आज वो बाद में ले रहा हूँ, उसका कारण भी है, बताऊँगा। और एक बात ध्यान रखना, जो क्लास आज आपकी होगी ये कहीं भी जाइए आप, किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, यहाँ से खास करके ग्रुप डी या रेलवे जैसे एग्जाम में वहाँ से एक आध क्वेश्चन मिलता ही है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा पीरियोडिक टेबल ही होगा। पीरियोडिक टेबल में आपने एक चीज़ देखी होगी, पीरियोडिक टेबल का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को बनाया किसने, बनाया तो कौन कौन से वैज्ञानिक आए। अब वैज्ञानिक आए तो उनको एक से अधिक व्यक्ति को आने की क्या आवश्यकता पड़ी। मान लो कोई एक सबसे पहले जो डोवेनियर आए थे, डोवेनियर के बाद न्यूलैंड आए थे, न्यूलैंड के बाद कौन आया था, मेंडलीव आए थे, और मेंडलीव के बाद कौन आया था, मोज़ले आए थे। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि इन्होंने 4 वैज्ञानिकों की आवश्यकता पड़ी, कोई और भी आएगा उसमें, कोई अपना कोई और बदलाव करेगा। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल में डोवेनियर ने अपना एक त्रिक नियम दिया था। डोवेनियर ने जो दिया था वो त्रिक नियम दिया था। त्रिक नियम, कभी एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि त्रिक नियम दिया था वो किसने दिया था, तो वो दिया था डोवेनियर ने। अब ये जैसे ही पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्वों की खोज हुई थी, उस तत्वों के आधार पर, उन तत्वों के आधार पर उन्होंने त्रिक नियम बनाया था। त्रिक नियम क्या मतलब, ऐसा हुआ था कि जैसे कि एक छोटा तत्व लिया, कम भार का तत्व लिया, फिर उससे बड़े भार का तत्व लिया, फिर उससे बड़े भार का तत्व लिया, और ये 3 तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित होते, सिर्फ 3 तत्व इस प्रकार से व्यवस्थित होते थे कि इसका योग, इन पहले का योग और तीसरे का योग, इनका एवरेज जो हो वो बीच वाले के बराबर हो। जैसे कि मान लो इसका भार 2 है और इसका भार 6 है, तो इनका जो एवरेज निकलेगा तो 6 2 8, इसका जो निकलेगा 4 है। तो यानी कि एक ऐसा एलिमेंट होना जरूरी है कि यहाँ पर कि जिसका मतलब ये फिक्स है, अगर हमें पहला खोज लिया, तीसरा खोज लिया, दूसरा नहीं मिला, तो दूसरा हम वही रख सकते हैं जिसका इन दोनों के एवरेज के बराबर हो। ठीक है, मगर क्या हुआ कि ये कुछ नियम तक तो लागू हुआ, कुछ रूल्स, कुछ एलिमेंट्स तक तो लागू हुआ, उसके बाद ये हो गया फेल। ठीक है, क्योंकि मान लो 1% ऐसा हुआ, हमने यहाँ पर ऐसा देखा कि हमने 2 एलिमेंट्स का खोज हुआ शुरू का, फिर हमें तीसरा देखना, तो तीसरा इस प्रकार से होना चाहिए कि उस तीसरे का एवरेज इस एवरेज के बराबर हो, इन पहले का और तीसरे का एवरेज इस बीच के माध्यम से हो। तो एक क्रम ऐसा कभी आता जाए, हमें पता चला कि ये भी ना मिला, 6 का भी ना मिला, 8 का भी ना मिला, 10 का भी ना मिला, 12 का मिल गया, फिर बीच के एलिमेंट्स कहाँ से लाएंगे। तो ये नियम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं रहा और ये फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर आए हमारे डोवेनियर साहब और दूसरे नंबर पर आए हमारे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने क्या करा, न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक नियम दिया। क्या दिया था, अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम क्या था, अब इन्होंने एक दिया कि जैसे भी एलिमेंट को सजाया था, ये कह सकते हैं कि अष्टक ने अपने एलिमेंट्स को 7 स्वरों के आधार पर सजाया था। 7 स्वरों का मतलब जैसे कि हर प्रत्येक 7 एलिमेंट तक पहुंचे और 7 एलिमेंट के बाद 8वां एलिमेंट जो आएगा, 8वें के बाद जितने भी एलिमेंट अगले 7 एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज पहले 8 एलिमेंट्स के माध्यम से क्या करेगा, मैच करेगा। यानी कि इन्होंने क्या करा कि हर 8वां तत्व, अपनी इसकी परिभाषा के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि हर 8वां तत्व क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। जैसे कि मान लो कि पहला है, पहले के बाद हम दूसरा चले, तीसरे चले, चौथे चले, पांचवें, इस प्रकार से हम 8वें तक पहुंचे। तो पहले की और 8वें की प्रॉपर्टीज, अगर मान लो ये धात्विकता को प्रदर्शित करता है तो ये भी धात्विकता को प्रदर्शित करेगा। मान लो कि यहाँ पर इसकी आयनन एंथैल्पी बढ़ती है तो इसकी भी आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो ये क्या हुआ, ये कुछ एलिमेंट तक तो लागू हुआ, कुछ एलिमेंट तक तो लागू हुआ, मगर कुछ एलिमेंट के बाद फिर इसमें एक तत्व आया था कैल्शियम। कैल्शियम के बाद ये क्या हुआ, फेल हो गया, क्योंकि वहां से फिर उनकी प्रॉपर्टीज शो करना कर दिया बंद। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए। 2 क्वेश्चन कौन से बता दिए, एक तो अष्टक नियम किसने दिया, न्यूलैंड ने, या फिर क्वेश्चन ये आता है कि न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया, अष्टक नियम दिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो अष्टक नियम जो फेल हुआ था वो कौन से तत्व के बाद फेल हुआ, तो वो है कैल्शियम। बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि जो हमारा अष्टक नियम था न्यूलैंड का, वो किस एलिमेंट के बाद अनसक्सेस रहा। ठीक है, तो किसके बाद रहा, कैल्शियम के बाद। अब क्या हुआ, ये नियम भी फेल हुआ। फिर उसके बाद आए थे मेंडलीव।
मेंडलीव। अब क्या हुआ, मेंडलीव ने जो परमाणु को सजाया था वो उनके भार के अनुसार सजाया था। किसके अनुसार? भार के अनुसार। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी दी थी, वो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी किस आधार पर दी थी? तो किस आधार पर दी थी? ये परमाणु भार के आधार पर दी थी। मगर ये परमाणु भार के आधार पर तो दी थी, ठीक है, मगर आपने कभी सुना होगा कि आवर्त सारणी का पिता जो कहा जाता है वो मेंडलीव को कहा जाता है। ये बात सही भी है मगर गलत भी है काफ़ी हद तक। क्या हुआ कि जिस समय 63 एलिमेंट्स का आविष्कार हो चुका था, जिस समय 63 मतलब खोजे जा चुके थे 63 एलिमेंट, उन एलिमेंट्स को उन्होंने भार के अनुसार सजाया था, मगर वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था, काफ़ी हद तक सक्सेस रहा था। मगर इन्होंने किसी भी प्रकार का ऐसा रिक्त स्थान नहीं छोड़ा था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जैसे भी मान लो नए तत्व जैसे ही खोजे गए थे, नए तत्वों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए उनका कोई शेड्यूल नहीं था। तो इस प्रकार से काफ़ी हद तक इनका सही तो माना गया, मगर फिर भी उसके बाद मौजले ने आकर के, उसके मेंडलीव के बाद मौजले ने आकर के इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया, और मौजले ने आकर के उन तत्वों को एक परमाणु क्रमांक के आधार पर सजा दिया। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। और परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाने के बाद मौजले ने जब ये मेंडलीव आया था तो मेंडलीव के समय में तो क्या था, 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। यानी कि इन्होंने जो मेंडलीव ने जो अपना एलिमेंट्स का व्यवस्थीकरण दिया था वो 9 वर्गों में दिया था और 7 आवर्तों में दिया था। उसमें कितने थे? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, ठीक है। अब 9 वर्ग और 7 आवर्त आने के बाद उन्होंने अब मान लो नए एलिमेंट्स की खोज हुई, नए एलिमेंट्स की खोज होने के बाद वो उसकी प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं। तब मौजले ने इस प्रकार से सजाया कि एक काम करो, हम इनके एक परमाणु क्रमांक देते हैं, ठीक है, और उन परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हम इलेक्ट्रॉनों को इन एलिमेंट्स को हम समझाना शुरू करते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक ने सजाया तो ये मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी पहले से, वो मौजले ने उसको और ज़्यादा विस्तार कर दिया। तब जाकर के उनकी जो वर्गों की संख्या थी वो कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई? 18 हो गई। और आवर्त कितने थे? 7 आवर्त थे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तब जाकर के जो आधुनिक जो हमारी पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसके पिता किसको कहा जाता? मौजले को। तो कभी कभी जो हमारा जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर हम ये गलती कर देते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का पिता किसे कहा जाता है, तो हम उसको कैसे मेंडलीव को कह देते हैं ना, तो वहाँ गलत हो जाता है, वहाँ हमारा रहता है मौजले। अब ये देखो 4 क्वेश्चन बने यहाँ पर, ये तो इंपॉर्टेंट बने। क्या कि डॉवेनियर ने कौन सा नियम दिया था? त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया था? अष्टक नियम दिया था। मेंडलीव ने किसके आधार पर पीरियोडिक टेबल को सजाया था? कौन सा? परमाणु भार के आधार पर, ठीक है। मौजले ने किसके आधार पर सजाया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। अब ये बात तो होती है। अब इसके बाद क्या आता है कि मौजले जब आए थे तो मौजले ने किसके आधार पर दिया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था, जबकि मेंडलीव का भार के अनुसार। अब जो कहता है जो आधुनिक आवर्त सारणी, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? मौजले, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहां से आपका बन जाता है। अब एक आता है डॉवेनियर जो आए थे, डॉवेनियर अपने त्रिक नियम दिया था, वो 1800, ये कभी वैसे पूछा नहीं गया था, 1817 में दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूलैंड ने दिया था वो 1866 ने दिया था, ठीक है। और मेंडलीव ने दिया था 1869 में, ठीक है। उसके बाद कौन आए थे? हमारे मौजले आए ने, जिन्होंने अपना क्या दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विस्तार से दी थी, ठीक है। अब क्या होता है, अब जब जैसे कि मान लो इस समय जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया गया, तब इसमें कुल तत्व जो थे, कुल तत्वों की संख्या जो थी, कुल तत्व जो कितने थे? 118 थे। कितने थे? 118 थे, जिसमें कि कृत्रिम रूप से बनाए हुए, कृत्रिम यानी कि जिनका विस्तार किया, जिनका निर्माण किया जाता है, वो कितने थे? 24, ठीक है। और जो हमारे प्राकृतिक थे, इसे घटा दो, कितना बचेगा? 94, ठीक है। कितना बचेगा? 94। अब इसमें कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें धातु कितनी है, अधातु कितनी है और उपधातु कितनी है। चलो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारी धातु है वो 91 है, धातु कितनी है? 91 है। अधातु कितनी है? 20 है,
अधातु कितनी हो गई 20 और उपधातु कितनी हो गई, कितना हो गया 20, 9 7 बचा, ठीक है, कितना बचा 7। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कि हमारे पीरियोडिक टेबल में धातुओं की संख्या कितनी है 91, अधातु की संख्या कितनी है 20 और उपधातु की संख्या कितनी है 7, ठीक है। तो यहाँ से देखो बहुत ही जो मैंने कुछ ज़्यादा विस्तार इस चीज़ का नहीं किया है, सिर्फ मैंने जो फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं सिर्फ मैंने वही लिखे हैं। और आप सब जानते होंगे, आपने अगर कोई एग्जाम दिया है तो वहाँ से कोई ना क्वेश्चन वहाँ से मिलता जरूर है, ठीक है। अब इसका मैंने अभी इसके अब इसकी जो पीछे क्लास ली थी तो उसमें मैंने यही बताया था कि जो आवर्त सारणी में जो एलिमेंट्स का व्यवस्थीकरण है, उन व्यवस्थीकरण में जो एलिमेंट जो सजे हुए हैं, ठीक है, वो किस प्रकार से सजे हुए हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है, अब मान लो उनकी प्रॉपर्टीज, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो कोई भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कोई भी एलिमेंट है अपना प्रॉपर्टी शो करेगा, प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो किसके माध्यम से करेगा, अपने जो भी रासायनिक गुण व्यवस्थित करेगा वो किसके माध्यम से करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अब जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे, ठीक, किस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं, इनके एस ब्लॉक क्या होंगे, पी ब्लॉक क्या होंगे, डी ब्लॉक क्या होंगे, एफ ब्लॉक क्या होंगे, ठीक है, वो इस प्रकार से इनके व्यवस्थित किए गए हैं। अब रही बात आगे की कि जब मान लो एस ब्लॉक कब कहा जाएगा, पी ब्लॉक कब कहा जाएगा और डी ब्लॉक कब कहा जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।